देखो, मैं एक मानता हूं कि हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ढंग से समझ नहीं लेते। एक एक शब्दावली में आपको बोल दूं, जी। हमने बहुत बार, बहुत सालों से सुनते आए, सच परेशान होता है, पराजित नहीं। ये हम सुनते आए ना। और पिछले 24 साल से नरेंद्र मोदी नाम का सच है, वो परेशान है, पराजित नहीं होता। ये बस पॉलिटिक्स की यही आज की सच्चाई है। 2002 से लेकर आज 2025 आया, मतलब 24 साल हो गए। मोदी बहुत परेशान है, लेकिन पराजित नहीं हो रहे। बस ये बात अगर अपोजिशन समझ ले तो मोदी को परेशान करना छोड़ेगा और अपना पॉलिटिक्स अच्छे ढंग से करेगा। लेकिन ये सोचते हैं कि परेशान करेंगे तो पराजित हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत करता है, और मेहनत करने वाला है ना। हाँ, उसका फल देरी से आता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको तो फल आएगा। आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप सोचते हो कि मैं पत्थर मारूंगा को फल गिर जाएगा, आराम से मिल जाएगा। क्यों पेड़ वगैरह लगाना है? तो एक दो दिन के लिए, चोरी के लिए ठीक होता है, लेकिन हमेशा के लिए आपके हाथ में फल नहीं होता। बस ये बात अपोजिशन समझ नहीं रहा है, और इसलिए हर बार वो हार जाते। अब मैं कल आप जो बोल रहे हैं कि चुनाव आ रहे जा रहे, सब कुछ चल रहा है, तो कल मैं किसी का वीडियो देख रहा था, कोई हिंदी पत्रकारों का एक जमावड़ा था, और वो पॉडकास्ट कर रहे थे, और बोल रहे थे नहीं नहीं, वो तो बिहार में राहुल गांधी कहाँ गायब हो गए। तो एक कांग्रेसी इको सिस्टम वाला बोलता है नहीं नहीं, वो तो 29 की तैयारी कर रहे। तो मुझे हंसी आ गई। इसका कारण ये था कि 2013-14 में जब मोदी को ये किया, लीडर बना दिया बीजेपी ने, और वो तो मुख्यमंत्री थे, तो जयराम रमेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया था, और उसमें कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी वाले 2014 के चुनाव के लिए चिंतित है, और राहुल गांधी 2019 की तैयारियां कर रहे हैं। अब देखो, 11 साल पहले जो बोला था वो 19 का बोल रहा था, 24 ही निकल गया, और ये अब बोलते हैं कि 2029 की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, 2039 की भी तैयारी करें। बात ये होती है ना कि आप ये खुद को ही झुटला रहे हैं। उनको मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बात ये होती है ना कि कम से कम दिलासा मिलता है कि नहीं होगा, कुछ तो होगा। ये जो बाबा बुआ के पास गंडा दौरा बांधने जाते हैं ना, ये बिल्कुल सब सेक्युलर है ना, उनकी हालत वैसे हो गई है। अरे ये बाबा नहीं चल रहा है, वो बाबा पकड़ो, तो इसलिए बार बार हार जाते हैं। और क्या होगा? तो मोदी हारने वाला नहीं, क्योंकि मोदी परेशान हो सकता है, हारेगा नहीं, क्योंकि मोदी बहुत कैलकुलेटेड। आपने वो आर्ट ऑफ वॉर किताब है सन त्सू की, उसका एक कोटेशन मैंने पढ़ा था। बोलते हैं जीतने वाले जो योद्धा होते हैं वो पहले जीत लेते हैं, बाद में जंग में कूद जाते हैं, और हारने वाले होते हैं वो पहले जंग में कूद जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि ये जीतना है कैसे। तो ये जो डिवीजन है हमारी, वो हमको ये समझना चाहिए। अब बहुत सारे बीजेपी वाले भी मुझे पूछते हैं कि पहले 10 साल तो मेजोरिटी थी, मोदी ने ये सब क्यों नहीं किया। मैंने बोला वो तैयारी कर रहा था। आज वो माइनॉरिटी में है गवर्नमेंट, लेकिन वो डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जीत पहले हासिल की है, बाद में जंग में कूद रहा है। ये बीजेपी वाले भी नहीं समझ पाते। तो वो फर्क होता है। पॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें मोदी जहां तक है, मोदी जीतेंगे, उसका कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और जब तक ये लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। और राहुल गांधी तो इनका सबसे बड़ा हेल्पर है। मोदी का रास्ता खोलने के लिए, उसका हाईवे बनाने के लिए राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे, वो अगर पार्टी के लिए करते तो कुछ तो होता, लेकिन वो तो मोदी के लिए कर रहे। एक बात और बता दूं, मुझे 15-20 साल पहले एक सेमिनार में था, तो जर्नलिज्म के बच्चे, स्टूडेंट वगैरह थे, उन्होंने मुझे पूछा कि एक बात बता दो कि
कांग्रेस क्यों जीतती रही महाराष्ट्र में, तो मैंने बोला कि बाला साहब ठाकरे से भी बड़े बड़े नेता हो गए, एस एम जोशी थे, कॉमरेड डांगे थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, एक से एक बड़े थे। आचार्य अत्रे करके जिनके पेपर में मैंने शुरुआत की, तो मैं भी उसका एनालिसिस करता रहा कि अजीब बात है, मैंने आचार्य अत्रे इतने बड़े ऑरेटर थे कि उनके लिए वो आने वाले हैं, बस 4-4 घंटे लाखों के लोग रुक जाते थे कि बस आने वाले हैं। तो मैंने 9वीं में उनका लेक्चर सुनने के लिए घर में मार खाई थी, मैं 9वीं में था, क्योंकि वो 4 घंटे लेट आए, हम रात को 1:30 बजे घर पहुंचे तो बच्चे गए का, पेरेंट डिस्टर्ब थे। तो ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं हरा पाए, और बाला साहब ठाकरे ने सिर्फ 10 साल में चमत्कार करके दिखाया। महाराष्ट्र एक लास्ट स्टेट था जहां कांग्रेस हारी। तो मैं जब इसकी समझने की कोशिश करता गया तो एक डिफरेंस मेरी समझ में आया कि ये बड़े बड़े नेता थे। मैं 50 से स्कूली एज से राजनीति समझ रहा हूं, तो ये लोग बोलते थे कांग्रेस को हराओ, कांग्रेस को हराओ। अरे हराने के बाद आगे क्या, हम बनाएंगे, ये बात नहीं बोल रहे थे। बाला साहब ठाकरे अपोजिशन का पहला नेता था, वो बोला उनको हराओ, मेरे हाथ में सत्ता दो, मैं कर दिखाता हूं। तो लोगों ने दे दी, क्योंकि वो पॉजिटिव थे, पहले सब निगेटिव थे। तो राहुल गांधी जीतना नहीं चाहते, वो मोदी को हराना चाहते। आपको एक अल्टरनेटिव देना पड़ता है कि भाई ठीक है। अभी भी लास्ट ईयर में जयपुर में था, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे ये सरकार कितनी चलेगी, कितनी चलेगी। मैंने बोला क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं, मोदी तो माइनॉरिटी में है। मैंने बोला माइनॉरिटी में फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि आप भूल गए हो कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, और लोकसभा का चुनाव 29 तक है। तो आप ये सरकार गिरा सकते हो, ये मोदी भी जानते हैं, लेकिन वो मोदी का वीक पॉइंट है। अपोजिशन का वीक पॉइंट ये है कि आप अगर सरकार गिराओगे तो सरकार बनानी भी पड़ेगी, और अपोजिशन बना नहीं सकती, ये मोदी के लिए स्ट्रांग पॉइंट होता है। तो सोचने का जो आपका अपना अपना तरीका होता है, उसी ढंग से। और उन्होंने चुनाव के पहले बोल दिया था मोदी ने, बहुत कठोर निर्णय करने वाला हूं, और करते जा रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सरकार गिरा नहीं सकते, क्योंकि बना नहीं सकते। हर कॉइन के 2 साइड होते हैं ना, तो ये दूसरी साइड पर आप सोचोगे नहीं, क्योंकि लोकसभा 5 साल के लिए है, नहीं तो मिड टर्म पोल हो जाएगा। मिड टर्म पोल हो गया तो मोदी फिर मेजॉरिटी में आ जाएगा, तो वो भी डर है। तो मोदी सरकार 5 साल चलाना ये अपोजिशन की जिम्मेदारी बन गई है। कितनी अजब स्थिति है। तो ये पॉलिटिक्स समझना जरूरी होता है। और मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं ही नहीं, इसलिए वो जो पॉलिटिकल थियरीज है वो मेरे दिमाग में है ही नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूं। तो इस ढंग से सब चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया पूरे देश में करो, कोई बात नहीं। अब देखो ये जितना बवाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये नैरेटिव है कि वोट काटे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला था कि आप 15 लोग लेकर आओ कि जो जिंदा है और उनका नाक कट गया, उनका नाम कट गया। देखो 8-9 लाख वोटर, 8-9 करोड़ वोटर्स में से अपोजिशन 15 लोग नहीं हाजिर कर पाया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये देखो ये जिंदा है और इनका नाम कट गया। इसका मतलब ये नैरेटिव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया पूरे देश में कर दो। अब क्या करेंगे? अब अगर ममता एसआईआर नहीं करने देगी तो क्या होगा? मामला कोर्ट में जाएगा, चुनाव आयोग कोर्ट में जाएगा, और चुनाव आयोग बोलेगा आपकी ही ऑर्डर है, एसआईआर करो। अगर नहीं होता तब तक चुनाव नहीं लेते। जिस दिन विधानसभा का टाइम खत्म हो जाएगा तो अपने आप राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो यहां कुआं है वहां खाइए, करेंगे तो क्या करेंगे आप बोलो। तो ये अपने लिए ही समस्या पैदा कर देते हैं। अगर देखो मेरा ख्याल है कि फरवरी या ऐसा कुछ बंगाल का टाइमिंग है, फरवरी मार्च वगैरह होगा। अगर तब तक एसआईआर नहीं होगा
तो चुनाव आयोग बोलेगा हम चुनाव नहीं ले सकते क्योंकि वोटर लिस्ट फाइनल नहीं है। अब विधानसभा का टाइम खत्म हो रहा है तो हम क्या करें? जो करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यानी एसआईआर पर आंदोलन ममता करेगी तो वो राष्ट्रपति शासन का रास्ता खुद ही खोल देगी। आप समझ ले, गेम जो होता है ना हमारे सामने जो पेश किया जाता है उतना नहीं होता, उसके आगे पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ममता आंदोलन करे तब भी प्रॉब्लम है और रोक कर बैठे तो भी प्रॉब्लम है। एसआईआर होने दो तो खुद का ही नाक कटवा रहे। यानी अब ये समझ नहीं पाते कि मोदी और शाह किस ढंग से सोचते हैं। देखो, आप सोचोगे कि हाँ भाऊ क्या कहेगा, तो आपको भाऊ के तरीके से सोचना पड़ेगा। हेलो, अगर बात यह है कि आपको मेरे जैसा सोचना है तो मैं कैसे सोचता हूं ये समझना पड़ेगा। तो मोदी क्या करेगा ये अगर आपको तय करना है तो सबसे पहली बात है कि आपको मोदी का सोचने का तरीका समझना पड़ेगा। आपकी जो स्टाइल है सोचने की, उस तरीके से मोदी सोचते नहीं है। मोदी अपने तरीके से सोचते हैं और मोदी ओरिजिनल इंडियन है। ये ओरिजिनल इंडियन जिस ढंग से सोचता है उसी ढंग से मोदी सोचते हैं। और ओरिजिनल इंडियन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे नहीं जाता, वो जुगाड़ करता है। वो बोलता है मुझे इससे निकलना है बस, बाकी सिस्टम वगैरह चलती रहेगी, बदलेगी जब बदलेगी, लेकिन अभी मुझे मेरे सामने जो प्रॉब्लम है उससे निकलना है। तो जुगाड़ू मानसिकता, इसको मैं ओरिजिनल इंडियन थिंकिंग बोलता हूं। और मोदी बिल्कुल है। मैंने संजय दीक्षित को एक बार बोल दिया था कि आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक दिन की बात है, 12 दिन की बात है। बिल्कुल नहीं, ये 11 साल से तैयारी कर रहे थे, 11 साल से। हाँ, पहलगाम हुआ, चांस मिल गया, चलो इंप्लीमेंट करो, लेकिन तैयारी 2014 से लगातार चल रही थी। तो संजय दीक्षित मुझे पूछ रहे इतने पहले से तैयारी कैसे हो सकती? मैंने वो इसी को इंडियन थिंकिंग बोलते। 5-6 साल की बच्ची है तो उसकी शादी की तैयारी बाप 12 साल से करने लगता है। तो इसलिए 5 साल की बच्ची 18 साल की होगी तब उसकी शादी करनी है, लेकिन तैयारी अब से शुरू हो जाती है। दिस इज इंडियन थिंकिंग। हमारे थिंकिंग प्रोसेस समझनी चाहिए। अगर वो समझेंगे तो बिल्कुल मोदी क्या करेगा वो आप समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए ममता दीदी अगर अपने तरीके से मोदी ये सोचेगा मानेगी तो नहीं होगा। आज जो हो रहा है हम देख रहे हैं, वो एक बात है कि आगे चलकर क्या क्या हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है, अगर विधानसभा का टाइम खत्म हो गया तो अपने आप राष्ट्रपति शासन लगता है, तो एसआईआर जितना लंबा जाएगा उतना मोदी को, शाह को चाहिए। अब ये मोदी की सोच है, वो ममता के दिमाग में भी नहीं आई, और इसलिए मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दो। टाइम तो निकला जा रहा है, टाइम तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब इसी ढंग से अमित शाह और मोदी सोचते हैं। ये ममता की सोच की बात नहीं है, ये राहुल की सोच की बात नहीं है। इसलिए जो शिकंजा या पिंजड़ा लगाया जाता है उसमें जाकर फंस जाते। ज्यादा वीडियो वगैरह नहीं, लेकिन ब्लॉग तो मैंने 2014 के चुनाव खत्म होने के बाद 2-3 महीने के बाद मैंने एक ब्लॉग लिखा था कि मोदी को अब इसके आगे डर है तो बीजेपी वालों से डर है। और बीजेपी वाले मतलब उतावले बीजेपी वाले जो खुद 4 वोट भी नहीं ला कर देंगे, लेकिन उनको लगता है कि मेरे कारण मोदी प्रधानमंत्री बना है, मोदी को क्या अकल है, मैंने किया इसलिए बना है। ये जो सोच है तो ये करो वो करो, लेकिन मोदी नहीं करेगा, क्योंकि मोदी ने पिछले सब जो प्राइम मिनिस्टर है उनके गलतियों का अभ्यास किया है कि वो कहां फंस गए थे। वो गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब तक हाथ में पावर है तब तक कर सकता हूं, और इसलिए किसी भी कीमत पर हाथ से पावर नहीं जानी चाहिए। ये जो प्रिंसिपल की बात करते हैं, अरे प्रिंसिपल से कुछ भी नहीं होता, प्रिंसिपल से कुछ भी नहीं होता। आपको कुछ भी, मुझे याद आता है जब गावस्कर का जमाना था तो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड जैसी टीम बहुत तगड़ी होती थी।
तो गावस्कर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनसे हमारी टीम कच्ची वगैरह नहीं, कमजोर नहीं है, एक ही फर्क है, उनके पास जो किलर इंस्टिंक्ट है वो हमारे पास नहीं है, वो बस जीतना चाहते। तो एक बात और हमें समझनी चाहिए कि मोदी और शाह के पास वो किलर इंस्टिंक्ट है जो बाकी के बीजेपी वाले, कुछ आरएसएस वाले उनके दिमाग में नहीं आएंगे। वो हासिल करना, परसों की बात है, मुझे वो उस 83 के टीम का बलविंदर सिंह संधू, उसका फोन आया था, मैं हैरान हो गया। वो बोलता है मुझे मराठी समझते, मैं आपको मराठी में भी फॉलो करता हूं। तो उसने भी बात करते करते मुझे बता दिया कि कपिल देव ने कैसा जीत लिया था वो। तो बोला कपिल वो तो जाट है, बोला उसकी सोच ऐसे, वो बोलता था या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, रोते नहीं बैठेंगे, जाएंगे तो वर्ल्ड कप लेके जाएंगे, नहीं तो दूसरे दिन निकल, लेकिन ये मैच जीतनी है, बस ये मैच जीतनी है। आज की मैच का सोचो कब वगैरह, ये जो सोच कपिल देव की थी उसने हमें जिताया। ये बलविंदर सिंधु बोल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी को बिल्कुल मालूम है कि ऐसे बीजेपी वाले वगैरह है, उनको कैसा हैंडल करना वो भी वो जानते, क्योंकि मोदी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मोदी बॉर्न लीडर नहीं है, वो जन्म हुआ और तब से लीडर नहीं है। वो संघर्ष करते करते यहां तक पहुंचे, तो जब टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठे फिर भी एक कार्यकर्ता है। तो मैं जो निर्णय करता हूं इसका परिणाम सबसे नीचे कार्यकर्ता पर क्या हो सकता है, उसको क्या फेस करना है, ये मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसलिए कितना भी गड़बड़ बवाल हो जाए, मोदी डिस्टर्ब नहीं होते। देखो अभी ट्रंप जैसे इंसान को झुकाना, रुलाना छोटी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है, लेकिन एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल ना कर दे, उन्होंने उसको रोने की सिचुएशन लाकर खड़ी कर दी। और ट्रंप समझ नहीं पा रहा है कि करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, क्योंकि हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती, आपकी एक्शन भी बोलती है। अब मुझे याद है कि जिस दिन तुम्हारा ट्रंप ने ट्वीट किया इंडिया बड़ा अच्छा देश है, ये है वो है, मोदी की तारीफ की और यूनो में मिलेंगे, उसने इमीडिएटली 24 घंटे में डिक्लेयर कर दिया मैं यूनो नहीं जाऊंगा, जाएगा तो ये कौन, जयशंकर जाएगा। ये जो बात है ये समझना जरूरी है। आपको बोल दूं, ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है ना, हमारे यहाँ मराठी में उसको गड़ू बोलते हैं, एक फोड़ी जैसा हो जाता है और उसमें पस भरते जाता है, लेकिन वो जब तक पकता नहीं उसको तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते, तो उसका बहुत दर्द होता है। लेकिन एक बात और होती है, जहां वो हुआ है उससे एक इंच या 2-2.5 सेंटीमीटर पहले आप उंगली लगा दो स्किन को तो गुदगुदी हो जाती है। तो ये पॉलिटिकल डिबेट होते हैं ना, मैं उसको बिल्कुल वैसे मानता हूं कि दुख तो रहा है, लेकिन 1-2 इंच पहले उसका हाथ लगाओ और गुदगुदी के खुशी ले लो। ये डिबेट करने वाले बिल्कुल ऐसे करते हैं, उससे कुछ निकलता नहीं है। तो मोदी भली भांति ये बात जानते हैं, ये चिल्लाएंगे, ये करेंगे। और मुझे याद है 2014 के पहले एक इंटरव्यू में मोदी जी ने ये बोला भी था, शायद एबीपी या कौन से नेटवर्क को मालूम नहीं, लेकिन उनको बोला था इतने लोग आपको गाली देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उन्होंने बोला कम से कम उनको वो तो करने दो, बाकी तो नहीं कर सकते, हरा तो नहीं सकते, तो बेचारे इतनी गालियां दे रहे, उतना तो उनको स्कोप होना चाहिए। क्या खत्म कर दोगे उसको? बिल्कुल खत्म नहीं कर देंगे, वो रहने चाहिए, रहने चाहिए। तो एक बात ये होती है कि उनका रहना भी जरूरी है। हाँ, हमारे लोगों को अगर ये हजम नहीं हो रहा है तो इकोसिस्टम की बात मत सोचो ना। और कब कुछ समय में ये भी होता है कि हमारे एक बड़े नेता ने बीजेपी के मुझे बताया कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि बीच बीच में कुत्ते को भौंकना है तो उससे रोकने के लिए उसको हड्डियां डालनी पड़ती है, तो हड्डियां चूसते बैठेगा तो काटेगा नहीं, तो उसको काटने से रोकना है,
तो हड्डियां डालते रहो, तो कभी अदानी दे दो, कभी अंबानी दे दो, कभी राफेल दे दो, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्योंकि ये हमारे पास डेमोक्रेसी है ना, दूसरी साइड खत्म नहीं करते तब तक डेमोक्रेसी है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। और इकोसिस्टम की आवाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3% से 4% से आगे नहीं जाती, लोगों पर चर्चा नहीं होती, लोगों को मालूम नहीं होता कि क्या है, कौन है, क्या बोल रहा है, ये अपने आप में खुश रहते। मैंने परसों एक प्रोग्राम में पॉडकास्ट के बोल दिया था, हमारे मराठी में एक बढ़िया कविता है, गाना यानी फिल्म का, उम्बरातले कीड़े मकोड़े उम्बरी करी थी लीला, जिसको हिंदी में गुल्लर बोला जाता है, किसी कमेंट करने वाले ने उस लिखा उसको गुल्लर बोला जाता है। तो वो पकता है तो आप खोलो उसको तो उसके अंदर से कीड़े निकल आते हैं। तो ये सब इकोसिस्टम हम जिनको बोलते हैं ना, वो वही के कीड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो अंदर बैठे अपनी इकोसिस्टम में, अपने गुब्बारे में बैठे और दुनिया को धमकियां देते रहते। एक मैंने किस्सा बढ़िया चुटकुला आपको सुनाता हूं। दो बेवड़े थे, बहुत दारू पिए थे, तो एक दूसरे को बोलता है, अरे बहुत तंग आ चुका, अभी क्या कुछ करने की इच्छा नहीं है, मैं सोच रहा हूं पूरी पृथ्वी खरीद लेता हूं। तो दूसरा बोलता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो पहला बोलता है क्यों पॉसिबल नहीं? नहीं, मुझे बेचनी नहीं है, मैं इसको इकोसिस्टम का डिबेट मानता हूं। वो क्या बोल रहे एक दूसरे को पता नहीं, लेकिन जोर शोर से बोलते हैं। और अब 14 तारीख को बिहार का नतीजा आ जाएगा, तब देखो वही राहुल ने क्या गलती की उस पर बोलेंगे, और फिर 1 महीने के बाद फिर राहुल गांधी मोदी के लिए कैसा सरदर्द, उस पर चर्चा शुरू हुई, क्योंकि ये हार चुके हैं। देखो हारा हुआ आप कुत्ते को लात मारोगे तो कुत्ता रोते रोते भागेगा और आगे जाके फिर भौंकना शुरू करेगा, उससे आगे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो दिल्ली देखो, दिल्ली की या महाराष्ट्र, मुंबई हो या कोलकाता हो, वहां से तो उठकर सुप्रीम कोर्ट लाए जाते हैं ना। तो नीचे आप जो उदाहरण दे रहे हैं उसका मतलब है कि नीचे की सफाई हो गई है, हाईकोर्ट लेवल पर सफाई पूरी हो चुकी है। अब यहां से उठकर जो ऊपर आएंगे वो अपने को 5 साल में बदला देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इतना 50 साल का 70 साल का कचरा है, कूड़ा है, वो साफ करना टाइम लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर इलाके में थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी सफाई हो रही है। मुझे याद है कि जब वो 4 जजेस रास्ते पर आ गए थे और उसके बाद वो बोल रहे थे गोगोई को करना चाहिए, गोगोई को करना चाहिए, गोगोई हो गया। और गोगोई ने पहले दिन प्रशांत भूषण को अपने कोर्ट रूम से मानो धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो ये होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये सब चंद्रचूड़ पर नजरें गड़ाए बैठे थे, अब चंद्रचूड़ को गाली दे रहे, कल परसों भूषण गवई को गाली देंगे। तो ये होता रहता है, चलता रहता है, और वो चलता रहना भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी भी एक तरीके का दिखावा होता है। देखो हमने रोने के लिए लोग रखे हैं, हमारे ये अपोजिशन है, अपोजिशन जो है वो हमेशा रोता रहता है। तो ये तो हो गया आंदोलन। अभी कल परसों की बात है, मैंने 2 हफ्ते हो गए शायद, रोमिला थापर का जेएनयू में भाषण था, वो रो रही थी। देश में, पूरे देश में आंदोलन मानो बंद ही हो गए। ये किसने किया आंदोलन बंद? तो ये होता रहता है ना, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चेंज होता है। और जब तक ये रहेंगे तब तक ही बीजेपी ट्रैक पर रहेगी, ये भी बात समझो। नहीं तो बीजेपी की भी कांग्रेस बनने में देर नहीं लगेगी। जब तक सामने वाला खड़ा है, गालियां दे रहा है, तब तक आप ट्रैक पर रहोगे, तब तक आप ट्रैक पर रहोगे। और दूसरी बात है कि मोदी जी, अच्छी बात है कि 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन की लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं, वो भी जरूरी है। अगर वो कर रहे हैं तो उसका फायदा हमें और 15-20 साल तक मिलेगा। मारने की जरूरत नहीं, कांग्रेस अपने आप मर रही है। देखो राजीव गांधी के समय में
49% से ज्यादा वोट थे, आज वो 17-18% तक आकर रुक गए। हर चुनाव में 2-3% घट रहे, तो हो जाएगा उसी कोई। और दूसरी बात होती है ना, यहाँ के वहां से यहाँ लोग आते जाते रहते, जब तक आपकी जड़ पक्की नहीं होती तब तक हमें संभाल कर चलना चाहिए। और जो कुछ उतावले लोग हैं उनको कंट्रोल करना हमारा काम है। हम भी एक तरीके से मोदी की इकोसिस्टम है, ये जो उतावले हैं उनको रोकना। मुझे याद है कि 1 साल पहले की बात है, आरएसएस ने दिल्ली में ये रखा था, कुछ 100-125 इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था, कॉलमिस्ट को वगैरह। 2 दिन का सेमिनार था, सब लोग बोल रहे थे। तो संघ के बड़े कार्यवाह वगैरह वो मुझे बोले आप क्यों नहीं बोलते। मैंने बोला मैं सुनने को आया हूं, आपने 100 साल एक संगठन चलाया, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपसे सीखने आया हूं। फिर भी वो हाथ पकड़ कर बैठ गए। और जब मैंने 2 मिनट के लिए भाषण किया, मैंने बोला मैं कल से सुन रहा हूं कि हर कोई आरएसएस कैसी चलानी है समझा रहा है। तो मैं एक आपको कहानी रामायण की बताता हूं कि एक गिलहरी थी, वो रेत के 4-5 टुकड़े लेकर वहां डालती थी। अगर वो राम को या लक्ष्मण को या हनुमान को राम सेतु कैसा बनाना इस पर लेक्चर देने लगती, तो राम सेतु होता ना, रामायण होती ना, आज हम यहां बैठते। तो हम गिलहरी है ये समझ लो। संघ को मत सिखाओ कि उनको क्या करना है, आप उसमें कौन सा योगदान देने वाले हो बस उस पर बोलो। तो ये बात होती रहती है, हम गिलहरी जैसा काम करते हैं ऐसे मैं मानता हूं ना। मैं विंस्टन चर्चिल का एक अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कहीं कि घर से बाहर निकलोगे तो 10 कुत्ते भौंकेंगे, हर एक को पत्थर मारते बैठ जाओगे तो भूल जाओगे कहां जाने के लिए निकले हो। तो ये तो चिल्लाते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ, क्योंकि उनको एक बात मालूम है, जब तक मोदी है और मोदी ने एक इकोसिस्टम बना ली है तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं, दाल गलने वाली नहीं, ये जानते हैं। और इसलिए वो जितना मोदी को गाली देते रहेंगे उतना पोलराइजेशन मोदी की तरफ होते जाएगा। मैं नहीं मानता कि आरएसएस के कारण देश में हिंदुत्व आया है। ये लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, इकोसिस्टम ने लोगों को धक्के मारकर हिंदुत्व के पास भेजने की, तो उनकी भी उपकार हमें मानने चाहिए। और दूसरी एक बात है, हमारे मराठी में एक अच्छा क्या बोलते कहावत है, टाकीचे घाव सोसावे तेव्हा देवपण येते, यानी छिन्नी हथौड़े से एक पत्थर तोड़ा जाता है उससे मूर्ति निकल आती है। तो अगर पत्थर से मूर्ति बननी है तो छिन्नी हथौड़ी की हथौड़ा जो होता है उसके घाव होते तो सहने पड़ेंगे। इन लोगों ने तो अकेला मोदी में हमको भी वो सहना पड़ेगा ना। हाँ, मोदी क्या, मोदी चेहरा है, मोदी हमारे इच्छाओं का चेहरा है, उससे ज्यादा मोदी कुछ नहीं है। हम वहां मोदी में खुद को देखते हैं प्रतिबिंबित। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये कर रहे उनको, उनकी आपको यातना वेदना कम होगी, ने आगे कहीं भी नहीं जाएगा। देखो एक बात आपको समझा दो, करप्शन हो, वोट चोरी हो, ये जो आरोप होते हैं, ये जो नैरेटिव होता है ना, वो सर्टन लेवल तक जाता है। अब आपको एक बात बता दूं कि हम अभी जयपुर को परसों जाने वाले हैं, तो हम घर से यहाँ से निकलेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, बीच में ट्रैफिक जाम होगा, कहीं फंस जाएंगे, तो फ्लाइट का टाइम हो गया, टेंशन आता है। और हम वहां पहुंचते, अरे इतना टाइम हो गया, तो वहां पहुंचने के बाद अगर हमको पता चलता है कि फ्लाइट 2 घंटा लेट है, हम खुश हो जाते। लेकिन हम समय पर पहुंच गए और फ्लाइट लेट है तो हम फ्लाइट को गाली देते, उसको करप्शन बोलते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये जो उसको समझना, इसका पैमाना समझना जरूरी होता है। अब अगर मेरे अभी देखो कि देश में अगर 70% भी नहीं, 68 ज्यादा से ज्यादा 62 से 68% तक वोटिंग होता है, तो वो 32% जो जाते ही नहीं वोटिंग, उनका वोट चोरी नहीं हो गया। आप एक समझ लो ना कि जो वोटिंग को जाते ही नहीं। मैं आपको एक बात और दो, एक मुंबई मिरर करके
पेपर था, वो 2019 में मुझे उन्होंने बुलाया। तो ये सब यानी मेरी किताब मैंने 14 और 19 में और 24 में किताब लिखी थी, मोदी कैसे जीतेंगे। तो वो हैरान थे कि ये घर में बैठा रहता है, इसका अंदाजा सही क्यों होता है। तो मैंने बोला मैं ओपिनियन पोल नहीं लेता, क्योंकि ओपिनियन पोल डेटा होता है और डेटा इंसानों से बनता है। मैं डेटा पर भरोसा नहीं करता, इंसान पर करता हूं। तो लोग तो बातें करते 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 वहां तक आ गए कि एंटी इनकम्बेंसी का क्या है। मैंने बोला यही तो प्रॉब्लम है आपकी। किसी यूनिवर्सिटी में बैठा कोई प्रोफेसर एक शब्द कॉइन करता है और आपका इस्तेमाल आप शुरू कर देते हो। 91 में फ्री इकोनॉमी हो गई, उसके परिणाम 2000 के आसपास आ गए, लेकिन उसके पहले 20-22 साल हमारे यहाँ सेफोलॉजी शुरू हो गई थी। तो वो सेफोलॉजी का बेस था एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन फ्री इकोनॉमी के बाद जो परिणाम आने लगे, लाभार्थी क्लास बढ़ते गया है, तो इसलिए प्रो इनकम्बेंसी हो सकती है, ये विचार आपके दिमाग में ही नहीं आया, तो आपके ओपिनियन पोल गलत हो जाएंगे और होते गए। आप देखो 2000 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ओपिनियन पोल गलत साबित हो रहे। इसका कारण प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी, ये शब्द आपने सुने, उसका मायने आपको मालूम नहीं है। तो वो हैरान हो गए थे सब लोग। मैंने बोला हम बैठे कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी मुंबई की, जहां सबसे ज्यादा लाभार्थी बैठे हैं, और यहां 32-34% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती। इतना पैसे वालों का, अमीरों का इलाका है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी का लाभ इनको मिला है। फिर भी वोटिंग कितनी होती, 30% के आसपास। 70% लोग वोटिंग को जाते ही नहीं। लेकिन गढ़चिरौली में जो पूरे के पूरे वंचित है, सालों से 10-10 किलोमीटर चलकर जाकर वोटिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं? वो डेमोक्रेसी जिंदा रखते। 80-90% वोटिंग होती है और उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको जो एक चुनाव का कार्ड मिला है, वोटर कार्ड, वो उनके लिए बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। एक एक अधिकार मिला है, इसलिए वो वोटिंग करते, और उस अधिकार की आपको कीमत तक नहीं, और आप डेमोक्रेसी पर बोल रहे। और इसलिए प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, इसका रियल मायने आपको मालूम नहीं। वो हैरान हो गए थे। और जब लास्ट हो गया, तब वो संपादिका महिला थी, वो जब बिल्डिंग के नीचे मुझे छोड़ने आई, मुझे बोली 2019 का चुनाव जो है उसके नतीजे के बारे में आप 2 सेंटेंस में कुछ बता सकते हो? तो मैंने बोला मैं सिर्फ 2 शब्दों में बोल सकता हूँ। बोल 2 शब्दों में? हाँ। बोले क्या? मैंने बोला मैकानास गोल्ड। वो देखती रही, उसके दिमाग में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 मिनट के बाद उसने रियलाइज किया और मुझे पूछा ग्रेगरी पेक कौन है? तो मैंने बोला वही तो नरेंद्र मोदी है, जिसका उस गोल्ड पर भरोसा नहीं था, बस उसको ही मिला, और जो जो गोल्ड चाहते थे उनको नहीं मिला। तो चुनाव जीतना और सत्ता हासिल करना, ये मोदी का गोल है ही नहीं, और उसको ही सत्ता मिलती है, गोल्ड मिलता है। तो ये सोचने का तरीका होता है, और कुछ नहीं। मैं आज की बात नहीं, मैं पिछले 4-5 साल से एक बात रिपीटेडली बोल रहा हूं। वो जब से विश्वगुरु विश्वगुरु बोल रहे, उसका मतलब साफ था कि पूरी दुनिया की राजनीति है वो भारत के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। हम सेंटर पॉइंट हो गए, जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, हमारे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। और इसी तरीके से जा रहा है, और ये नहीं मानेंगे तो मैंने मुझे लगता है कि मैंने इसके पहले भी 2-3 बार बोल दिया कि अगर आपके टेबल में वीटो पावर के लिए मुझे कुर्सी नहीं है भारत को, तो मैं नया टेबल लगा दूंगा। अब वो बार बार ग्लोबल साउथ बोल रहे, उसका मतलब क्या है? अचानक से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बड़ा डेलीगेशन लेकर आते हैं, मुंबई में आते हैं, प्रधानमंत्री से मुंबई में मिलते हैं। उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नवी मुंबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसका इनॉग्रेशन करते हैं। वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आता है, वो यहाँ का सब मेट्रो का ये देखता है,
वो एयरपोर्ट देखता है तो उसको दिखाया गया, देखो इधर बहुत खाली जमीन पड़ी है, अगला यूनो का ऑफिस यहां होगा। मोदी बोलते नहीं, दिखाते हैं। आपके पास देखने की आंख चाहिए और समझने वाला दिमाग चाहिए। तो मोदी की आइडिया क्लियर है। इसके आगे भारत दुनिया की सुपर पावर यानी दादागिरी करके नहीं, हम बड़े भैया रहेंगे। देखो, बॉस और बड़े भैया में फर्क होता है। बड़ा भाई जो होता है वो अपने छोटे भाइयों को संभाल कर साथ लेकर जाता है, और बॉस होता है वो आपको हमेशा दादागिरी करता है। और बड़ा भाई बनकर मोदी जी ने पिछले वैक्सीन से लेकर आज तक जो चाल करी है वो आप देखिए, आपके समझ में आएगा। और मुझे याद है, मैंने 27 सितंबर 2021 को एक वीडियो किया था। उसके 5 हफ्ते पहले अमेरिका का लास्ट आर्मी मैन अफगानिस्तान छोड़कर निकल गया था। तब मैंने स्पेकुलेट किया था कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है। ये मैं 3.5 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं है। 2021 सॉरी 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। क्योंकि मुझे एक बात, जो बात खटकती है वो उस पर मैं बहुत सोचता हूं। उस वक्त ये हो रहा था, मेरा ख्याल है अमेरिकन फौज निकल गई थी और 15-20 दिन हो गए थे, और ये आपका इमरान खान वगैरह बोल रहा था हमारे लिए ऐसी डेप्थ हो गई है, ये हमारा भाई है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे एक बात खटकी थी कि ये पूरी मशीनरी इतनी सामग्री छोड़कर क्यों गए, ये बात मेरे दिमाग में थी। और दूसरी बात थी कि सितंबर के 12-15 तारीख के आसपास बहुत सारे मोसाद, CIA, फिर KGB, फिर MI6, इनके चीफ दिल्ली में आकर डोवाल से मीटिंग कर रहे थे। तब मुझे शक हो गया कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है उसके पीछे हमारा भी हाथ है, और आगे चलकर ये हमारा पावरफुल हाथ बन जाएगा। ये स्पेकुलेशन मैंने 27 सितंबर 2021 में मेरे वीडियो में किया था, हिंदी में किया था। तो मेरे लिए नई बात नहीं, मेरा सोचना थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है कि जो बात खटकती है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं। और मैं मानता हूं कि जो बगराम वगैरह आजकल चल रहा है, बगराम है या सर क्रीक चल रहा है, वो दिखावा है। एक्चुअली मैं मानता हूं कि जो सिलीगुड़ी का चिकन नेक है वो चौड़ा कर दिया जा रहा है, या शायद हुआ है। खबरें 2 महीने बाद आ जाएगी, लेकिन मेरी सोच ये है कि वहां चिकन नेक के पास कुछ बड़ा हो रहा है। मैं हुआ है ऐसा बोलने, हो रहा है, लेकिन चर्चा तक नहीं है। और यही तो असली राजनीति होती है। रणनीति राजनीति जो होती है वो सामने वाले को आपका अंदाजा ना हो इस ढंग से खेली जाती है, उसको राजनीति और रणनीति बोलते हैं। बहुत बोला।